लगातार एक भ्रमित राजनीति दिल्ली में फिर से शुरू हो चुकी है। जो लोग 49 दिन सरकार चलाए और उसके बाद दिल्ली सरकार छोड़कर भाग खड़े हुए, वही आज एक और 1 साल तक तकरीबन सरकार से पैसा प्राप्त किया एमएलए होने का। ऐसी राजनीति जो भ्रमित राजनीति करते हैं, उन्हीं लोगों ने आजकल कहना शुरू किया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का तिरस्कार करती है। तो तिरस्कार कौन करता है, अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी कौन है, वो साबित होता है जब आप एक श्रृंखला को देखें। और वो श्रृंखला शुरू होती है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का उद्गम स्थान था, और 4 महिलाएं उस उद्गम स्थान में जुड़ी थी, जिसमें से 3 महिलाएं आज उनको छोड़कर खड़ी हो चुकी हैं। शाजिया इल्मी जी, किरण बेदी जी, मधु भादुड़ी जी, ये सब छोड़कर जा चुकी हैं। तो किन महिलाओं की ये बात कर रहे हैं, वो कोई इनसे जाके पूछे। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 7 महीने का शासनकाल रहा है, उसमें मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जब टिकट वितरण नहीं हुआ था, मुझे आज भी याद है वो 12 तारीख का दिन, जब रक्षा करके एक ऐप मैंने खुद काम करके लॉन्च की थी, और वो महिला सुरक्षा के लिए एक बहुत ही उत्तीर्ण लाभदायक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर रही थी। 4.8 या कुछ इस तरीके से उसका चल रहा था। और दिल्ली पुलिस से लगातार हम बात करते रहे, क्योंकि दिल्ली में सरकार जैसे थी आप सब जानते ही हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन था, और नेतृत्व जो लोकसभा या कहें कि लोकतांत्रिक नेतृत्व जिसको कहते हैं, वो लोकसभा नहीं काफी करती। आपको राज्य में भी सरकार चाहिए होती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। तो राज्य में सरकार का ना होना, उसका नुकसान पूरे प्रदेश ने भुगता है। और दिल्ली पुलिस से जब हमने बात की, तो दिल्ली पुलिस ने फिर अपनी ही एक ऐप इस 1 जनवरी को हिम्मत के नाम से लॉन्च की है, और जिसमें गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस दोनों लगातार जुड़े हुए हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जो मुहिम प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से चलाई है पूरे देश में, और खासतौर पे उसके लिए हरियाणा जैसे प्रदेश को लिया, जहां पर लिंग अनुपात जो है वो बिल्कुल दर्दनाक है। और इसीलिए उस जगह को चुना, यानी घर में जाकर, घर में घुसकर सेंध लगाना। जिस जगह पर इस तरीके की दिक्कत है, उसी से इस अच्छे कर्म की, शुभ कर्म की शुरुआत करना। और हरियाणा राज्य को इसको चुना गया और पूरे देश में को बढ़ाया गया। उसी के तुरंत बाद हमारा 26 जनवरी का पर्व, गणतंत्र दिवस का पर्व आप सबने देखा। आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले, 4 साल तकरीबन, जब परमानेंट कमीशन फॉर विमेन का एक बहुत बड़ा केस चला था, जिसमें जिन आपने सुरक्षाकर्मी महिलाओं को कल देखा और अनुभव किया होगा कि कितनी श्रमवान, शक्तिवान वो महिलाएं हैं जो कि सेनाओं में जाकर देश की रक्षा करती हैं। उनको परमानेंट कमीशन पुरानी सरकार ने नहीं दिया था, और उनको केवल एक टेम्परेरी जॉब पर रखकर उनको, इससे पहले कि उन्हें कोई पूर्व सैनिक का भी हिस्सा बनाया जाए, उनको उनकी सेवानिवृत्ति कर दी जाती थी। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय हमारे पक्ष में दिया, लेकिन जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे रखा ताकि सरकार उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर पाए। और कल नहीं, 26 तारीख को वो जो क्षमता आपने महिलाओं की राजपथ पर देखी, और किस तरीके से एक सामान्य जन ने राजपथ तक का रास्ता तय किया, एक सामान्य महिला ने राजपथ तक का रास्ता तय किया, वो आप सबके सामने था। और हमारी सरकार महिलाओं के विषयों को लेकर बहुत सजग है और बहुत आतुरता से इस विषय पर काम कर रही है, और उसी का नतीजा आप सबके सामने है कि दिल्ली को भी एक महिला मुख्यमंत्री प्राप्त हो, इसके लिए अगुवाई की है।
और एक ऐसी सशक्त महिला जिनके पास कुछ नहीं तो 40 वर्ष का पुलिसकर्मी होने का अनुभव है और अच्छी तरीके से पुलिसिंग को समझती हैं। तो जब सुरक्षा के विषय उठता है कि सुरक्षा का माहौल जो है इस राज्य में महिलाओं को लेकर खास तौर पर चिंतनीय है, तो एक महिला मुख्यमंत्री और पुलिसकर्मी एक एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जिसको कहा जाता है वो रहे, तो उससे राज्य को लाभ मिलना निश्चित है। साथ ही एक सेफ सिटी करके मैंने एक कैंपेन चलाया है कॉमनवेल्थ विमेन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें बहुत सारे जो कि एक राजनीतिक मुद्दा ना होकर उसमें अक्रॉस पार्टी लाइंस जो पार्लियामेंटेरियंस की फोरम है ये, जिसमें तमाम पार्टीज के जो पार्लियामेंटेरियन है, सांसद हैं, उन सबका सहयोग लेते हुए और कुछ एक्सपर्ट्स का सहयोग लेते हुए सेफ सिटीज की मुहिम चलाई है, ताकि प्लानिंग से लेकर आगे तक महिलाओं का उसमें जो है योगदान हो। क्योंकि कई भी शहर में जो दुविधा है वो महिलाओं के नजरिए से नहीं देखी जाती कि उनको क्या आवश्यकताएं हैं या उनको किस प्रकार की सुरक्षा चाहिए या किस तरीके की सुरक्षा से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। तो इसलिए हमने एक सेफ सिटी की मुहिम चलाई है और एक अर्बन डेवलपमेंट के जरिए हम इस मुहिम को, जो स्मार्ट सिटी है वो ई सिटी भी हो, स्मार्ट सिटी भी हो और सेफ सिटीज भी हो, और दिल्ली खास तौर पे नई दिल्ली जो है उस सेफ सिटी में बेहतरीन काम आगे बढ़कर कर सके। और दिल्ली में जब महिला मुख्यमंत्री होंगी तो हमें काम करने में आसानी होगी उस विषय को लेकर। मैं आपसे कुछ विषय बिंदु के रूप में जिक्र करना चाहती हूँ कि मैं आपको नंबर नहीं गिनाना चाहती, वो नंबर सब मेरे पास है और आप भी उन नंबर्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि महिला विषयों पर मोलेस्टेशंस के केसेस कितने बढ़े, रेप के केसेस कितने बढ़े और कितना महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। मुझे अक्सर एक बात महसूस होती है कि महिलाओं का विषय केवल नहीं है, केवल महिलाएं उससे उत्पीड़ित होती हैं ऐसा नहीं है। महिलाओं का विषय सामाजिक विषय है और महिलाओं के विषय में पुरुष भी उतना ही अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं जितना कि महिलाएं, क्योंकि महिलाओं से पुरुषों का जुड़ाव, चाहे बहन के रूप में, चाहे माता के रूप में, चाहे टीचर के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे पति के रूप में, उतना ही है। और जब किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न की घटना घटती है तो पुरुषों पर, समाज पर पूरा उतना ही असर पड़ता है और पुरुष समाज भी उससे बराबर से प्रभावित होता है। और ऐसा नहीं है कि सब पुरुष जो हैं वो महिलाओं को विक्टिम बनाना चाहते हैं और महिलाओं के खिलाफ हैं। तो इसलिए ही फॉर शी कैंपेन, यानी जो पुरुष महिलाओं के साथ खड़े हैं, सब पुरुष भक्षक नहीं है, बहुत सारे पुरुष महिलाओं के रक्षक है और महिलाओं के साथ खड़े हैं। तो ही फॉर शी कैंपेन जो एक UN स्पॉन्सर्ड कैंपेन है, उसको मैं अपने तरीके से सोचती हूँ कि हमें जब दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री हो तो हम उस कैंपेन को बेहतरी से आगे बढ़कर चला पाएंगे और पुरुषों और महिलाओं का एक ऐसा सजग समाज हो जो कि सुधरा हुआ समाज हो, जहां पर महिलाओं के प्रति लोगों को जागरूकता हो और किसी भी अभद्र घटना के लिए पूरा समाज उसको कंडेम कर सके और पूरा समाज उसमें साथ खड़ा हो। उबर रेप केस हुआ तो आप सब जानते हैं, तो मुझे उसमें लगता है कि एक तो उबर रेप केस की दुर्घटना के बाद महिला पुलिस ड्राइवर्स हों, उस पर NDMC ने भी कुछ काम आगे बढ़ाया है। एक मैं NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ, हमने भी कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ड्राइवर के लिए तैयार किया है। कुछ कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत है क्योंकि कोई भी टैक्सी सर्विस के लिए जो फ्लीट है, रजिस्ट्रेशन फ्लीट, वो कम से कम 500 गाड़ियों का होना चाहिए। 500 गाड़ियों का फ्लीट, 500 महिलाएं आपको ड्राइवर मिल जाएंगी, शायद मुमकिन नहीं है। इसलिए उस कानून को बदल कर कि अगर कोई 100 महिलाओं के फ्लीट की भी गाड़ी कर तैयार कर सके तो उसमें भी हमें थोड़े से प्रावधान करने, और वो तभी संभव है जब दिल्ली में चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और हम उसको
आगे बढ़कर अपनी सारी मांगे उसके द्वारा पूरी करवा सके। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कोई और सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री होंगी तो मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी और मेरी बात वो जरूर सुनेंगी। और एसिड अटैक विक्टिम को लेकर भी हमने संसद में इस विषय को उठाया और मेरे अपने मित्र किरीट सोलंकी जी का प्राइवेट मेंबर बिल था, वो पहले दिन संसद की रीओपनिंग पर आया, मेरा नंबर आया था, लेकिन पार्टी के काम की वजह से मैं नेपाल गई हुई थी तो पहले दिन नहीं ले पाए। लेकिन किरीट सोलंकी जी का जब प्राइवेट मेंबर बिल आया तो हमने एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए भी ग्राफ्ट सेंटर्स, स्किन बैंक्स और कॉम्पनसेशन अमाउंट को बढ़ाने की बात की और सरकार उसके लिए राजी हुई। मगर ये बात भी आप लोगों से आग्रह है कि जनता तक शायद नहीं पहुंची है, कृपया करके इसे जनता तक पहुंचाएं ताकि जो एसिड विक्टिम पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर धरना दे रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि धरना किस लिए है, क्योंकि हम तो उनके लिए पहले ही काम कर चुके हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसमें मीडिया की मदद की आवश्यकता है कि जो अच्छे काम सरकार करे वो लोगों तक पहुंचने चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम किए हैं। मैं याद नहीं दिलाना चाहती 2012-2014 महिलाओं पर क्या क्या उत्पीड़न हुआ, हम सब भली भांति परिचित है। कहीं संदूक के अंदर बंद डेड बॉडी मिल रही है, कहीं गला कटा हुआ है, कहीं फीमेल फिटिसाइड है। तो मुझे लगता है कि उन सब बातों को याद करते हुए लेकिन दिमाग के पीछे रखते हुए आगे बेहतरी कैसे करनी है उस पर अगर हमारा फोकस रहेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। एक ऑनर किलिंग को लेकर भी हमारी सरकार ने जो है जागरूकता दिखाई है और विशेष तौर पर इस विषय को डील करने की कोशिश की है। जितने कानून हैं उन कानूनों में बदलाव के लिए सरकारी स्कीम्स, आप बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का, तो जो बदलाव का समाज में जो आधार है वो बेटी ही हो, ऐसा हम मानते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, खास तौर पर जो बसें, मेट्रोज और ट्रेन्स ये सब है, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। रेलवे ने भी एक अपनी ऐप लॉन्च की है और साथ ही पुलिस, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जो पुलिस फोर्स है रेलवेज की, उसको जोड़ा है महिला सुरक्षा से। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम बेहतर ऑडिटिंग द्वारा सुरक्षित बनाएं, इस पर हम सजगता से काम करेंगे। जेंडर ऑडिटिंग जिसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, उसको लेकर पब्लिक स्पेसेस में अधिक से अधिक महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो, अधिक से अधिक महिलाएं जो जनता के बीच की जगह है, जो लोगों के बीच की जगह है, वहां पर वो महिलाएं ऑक्यूपाई करें। पुरुष जो है उसमें साथ दे, पुरुष कोई ए वर्सेस बी की लड़ाई नहीं है, ऐसा फेमिनिज्म हम पक्ष में नहीं है। हम पक्षधर हैं कि आप और हम साथ मिलकर आगे बढ़ें, आप मेरे साथ और मैं आपके साथ, कोई महिला पुरुष का अंतर नहीं हो सकता किसी भी सभ्य समाज में, और ए वर्सेस बी नहीं हो सकता और ना ही है। और इसीलिए हम अपनी महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं उस शब्द को एक्चुअली बदलना चाहती हूँ, मैं सामाजिक सशक्तिकरण शब्द इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं के सुरक्षा के विषय पर अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो सशक्त समाज होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बहुत सशक्त है, उनको केवल सुरक्षा चाहिए। और अगर सरकार और समाज उनको सुरक्षा देता है तो वो समाज को सशक्त बनाती है। इसलिए सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को हम बेहतर जीवन और सुरक्षित जीवन दे सकें, उसके लिए हम सजगता से कर्तव्यबद्ध हैं और ऐसी ही हमारी आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री उसमें बंधी रहेंगी। महिलाओं के मैं पहले कह चुकी हूँ कि सिटी की डिजाइनिंग में सब तरफ वो सेफ सिटी को लेकर हमने जो ग्रुप तैयार किया है, सारे इंजीनियर्स और जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बाकी तमाम लोग, उनको उसमें जोड़ा है। और महिलाओं की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान हो,
बेटी पढ़ाओ का नारा जो है उसका कारण भी यही है कि आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो पूरे समाज में एक परिवार की कम से कम पढ़ाई हो जाती है। तो इसलिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, जो सेफ सिटी प्रोग्राम है उसकी रीवैम्पिंग खास तौर पे दिल्ली शहर को लेकर, ताकि कुछ जगहें हैं। मैं एक इनोवेटिव सेंटर, एक इनोवेशन के साइंटिस्ट कुछ लोग हैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। उन लोगों ने एक ऐसे पिलर का यानी एक खंबे का जो है इनोवेट किया है, जिस पर कोई भी महिला जाकर अगर वो बटन दबाती है, मान लीजिए बस स्टैंड है जो असुरक्षित है, सबवे है जो असुरक्षित है, वहां पर अगर वो खंबा लगा हुआ है और महिला उस पर जाके बटन दबाती है तो एकदम से वो आवाज भी करेगा, आसपास रोशनी भी बदलेगी और सारी अटेंशन उधर आएगी, और साथ ही उतनी देर के अंदर उस इलाके की तमाम फोटो खींचकर वो फोटो किसी और सर्वर पे चली जाएंगी माइक्रो सेकंड्स के अंदर, कि आप कैमरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप एविडेंस हटा सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक के द्वारा आप न एविडेंस हटा सकते हैं न कैमरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वर पर कुछ माइक्रो सेकंड्स में जा चुकी होगी। इतनी उसकी स्पीड है और उसके लिए आपको कोई इंटरनेट की आवश्यकता भी नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी का हम आने वाले समय में अर्बन डिजाइनिंग के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मुझे लगता है वो तब मुमकिन है, यह बात मैं अपनी तब बनवा सकती हूँ जब सरकार मेरी हो, नहीं तो कोई और सरकार मेरी बात इतने सालों से मैं बोल रही हूँ कोई मानने को राजी नहीं है। 15-16 साल तो सामाजिक जीवन में हो गए, तो जब अपनी सरकार होगी तो ये सब बातें हम बनवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मेरी बातें जो पूर्व में नहीं मानी गई और आने वाले दिल्ली के भविष्य को सुरक्षित रखने की नजरिए से मैं मनवाना चाहती हूँ। कम्युनिटी पुलिसिंग, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स, पुलिसिंग स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स, ये सब तमाम ऐसे विषय, और जिसके लिए मुझे लगता है कि एक जिसको कानून की जानकारी हो और जो पुलिसिंग व्यवस्था से परिचित हो, ऐसी मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवा पाएंगी, और उससे भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिलेगा और दिल्ली की जनता को भी लाभ मिलेगा। We are all beautiful flowers from the same garden, branches of the same majestic tree. And I'm the first American president to come to your country twice, but I predict I will not be the last, because as Americans, we believe in the promise of India.